नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। कोरोना वायरस ने इन दिनों देश में कहर बरपा रखा है। ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा है ताकि लोगों की मदद हो सके। ऐसे में आज हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश शर्मा, जो कार्यक्रम के दौरान आपके सवालों का भी जवाब देंगे। आप फोन कर उनसे सवाल पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर राजेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आपसे ये समझना चाहूँगा सबसे पहले कि जो दूसरी लहर है, इसमें बहुत से ऐसे पेशेंट सामने आए जो ठीक हो चुके थे, लेकिन अचानक उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और उसके बाद बात बिगड़ गई। वजह क्या रही सर इसकी? जी, ये बात आपका जो स्टेटमेंट है कि पेशेंट ठीक हो चुके थे जी, ये स्टेटमेंट जो है, ये दो तरह की चीज़ें होती हैं कि क्या लाक्षणिक रूप से जो मरीज़ है वो ठीक हो चुका था, या फिर उसको क्लिनिकली भी इंटरनली सेलुलर लेवल पे भी बीमारी पूरी तरह से उसके शरीर से बाहर जा चुकी थी या नहीं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। कोविड में जो लक्षण जो थे, हल्का बुखार, उसके बाद में थोड़ी सी सांस की शिकायत, और इस द्वितीय लहर का जो कोविड था, जो इसका जो वायरस था, ये अति संक्रमणशील होने के साथ साथ में बहुत ज़्यादा घातक था जी। इसने हमारे लंग पैरेन्काइमा पे भी बहुत बुरा असर डाला, और जो इन्फ्लेमेशन हुआ बॉडी के अंदर वो इतना खतरनाक इन्फ्लेमेशन था, और इन्फ्लेमेशन के कारण जो अंदर से जो उसके इन्फ्लेमेटरी जो रसायन सिक्रीट होते हैं जी, वो लाक्षणिक रूप से ठीक होने के बाद भी शरीर में लगातार बने रहते हैं। ये कहना, जो मरीज़ ठीक होने के बाद में घर चले गए, 1-1.5 महीने तक जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, क्योंकि डी डाइमर नाम का जो तत्व था इन्फ्लेमेशन में, वो उनके शरीर में बढ़ा हुआ होने के कारण, खून गाढ़ा होने के कारण उनको ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई है उनको। तो यहाँ पे ये कहना कि वो जब ठीक हुए थे उस वक्त जो है वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे क्या? उनका डी डाइमर वगैरह सब नॉर्मल आ चुका था, वो डिस्चार्ज होने के बाद खून पतला करने की दवाई कितनी मात्रा में ले रहे थे, ये ही इस की एक कुंजी है। जो पेशेंट ठीक होने के बाद में जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ हार्ट के कारण, उसका कारण ये भी था कि वो सेलुलर लेवल पे पूरी तरह से वो ठीक नहीं हुए थे। बिल्कुल। तो सर, क्या मानकर चलें कि अगर जो लक्षण जिनके हैं कि वो ठीक हो गए हैं, वो मानकर चल रहे हैं ठीक हो गए हैं, तो वो कितने दिन का रेस्ट लें, कितने दिन वो आराम करें घर आने के बाद कि वो उन्हें लगे कि वो पूरी तरीके से अब ठीक है और अब वो कामकाज फिर से संभाल सकते हैं, काम पर फिर से जा सकते हैं? इस द्वितीय लहर में जो अभी मेडिकल साइंस के सामने जो बहुत बड़ी चुनौती है, वो ये चुनौती है कि इस संक्रमण ने इस द्वितीय लहर में लोगों के फेफड़े बहुत ज़्यादा खराब हुए हैं। बिल्कुल सर। जो स्कोर था, सीटी स्कोर जो था, वो 15/25, 16/25, 18/25, 20/25, और उनके फेफड़े अगर आप देखते तो बहुत ज़्यादा फेफड़ों में जो सफ़ेदी आई, जिसको हम लोग फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो अभी ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि वो पूर्ण रूप से पूरी तरह से ठीक हो पाते हैं या नहीं हो पाते, या फिर उसमें स्कारिंग, जैसे कहीं ब्लेड लग जाता है तो घाव तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसका जो निशान जो है, ब्लेड का निशान, वो जन्म भर पड़ा रहता है। ऐसे ही अगर हम बोलते हैं तो फेफड़ों के अंदर जो बदलाव आए थे, परिवर्तन आए थे इन्फ्लेमेशन की वजह से, वो उनके इस प्रकोप के जाने के बाद भी उनके फेफड़े पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाएंगे या नहीं, अभी ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस पर भी मेडिकल साइंस जो है स्टडी करेगी क्योंकि अभी वक्त कम है, वक्त कम हुआ है अभी। ये इसको स्टडी को कई महीने लग जाते हैं, और एक बड़ा वॉल्यूम जो है, हज़ारों केसेस की स्टडी करनी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं, जो मरीज़ हैं वो अपना मनोबल बना के रखें। लेकिन हाँ, ठीक होने के बाद में, पूरी तरह से ठीक होने के बाद अगर वो भर्ती हुए हैं अस्पताल में, तो या फिर अगर क्वारंटीन में भी हैं, तब भी बुखार जाने के बाद में लगभग 1 से 1.5 माह उनको सावधानी के रूप में ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे उनकी हृदय गति बढ़े, उनकी हार्ट रेट बढ़े। जैसे अक्सर होता है कि मानसिकता होती है कि चलो हम जो है वायरस से उभरे हैं तो हम जल्दी से अपनी सेहत पे वापस आ जाएं। लोग बाग जिमिंग करने लगे, लोग बाग साइकिलिंग करने लगे, लोग बाग तेज़ वॉक करने लगे। ये अत्यंत प्राणघातक हो सकता है। जो केसेस देखे गए हैं, क्योंकि खून आपका गाढ़ा है, खून गाढ़ा है, और वो गाढ़ा खून जब तेज़ी के साथ बहेगा तो किसी न किसी पतली नस में जाके क्लॉट हो सकता है, जिसके कारण ये हृदयाघात और बाकी सब चीज़ें मिल रही हैं।
तो ये बहुत आवश्यक है कि ठीक होने के बाद भी कम से कम 1 से 1.5 माह तक आप जो है खून पतला करने की दवाई भी आपको लेनी है। और ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हृदय गति बहुत ज़्यादा हो। आप बैठे नॉर्मल सैर करें, शुद्ध वायुमंडल में आप प्राणायाम करें बैठ के, अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाएं, ठीक है, और ताज़े सब्जियां, ताज़े फल इनका सेवन करें। लेकिन ऐसा जिमिंग का काम, साइकिलिंग का काम, विग्रस कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है आपको। जी सर, इस बार क्या वजह है कि पहली लहर में देखा गया कि 13 से 14 दिन में पेशेंट ठीक हो जा रहे थे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 21 दिन लग रहा था, लेकिन इस बार पेशेंट जो हॉस्पिटल्स पहुंच गए उनको 30 दिन से ज़्यादा लग जा रहा है, 36 दिन से ज़्यादा लग जा रहा है, महीने भर से 1.5 महीने तक का वक्त लग जा रहा है उनको पूरी तरीके से ठीक होने में। इसकी असल क्या वजह है सर, क्या मानकर चलें? देखिए, ये वायरस है जी, ये बैक्टीरिया नहीं है। वायरस जो होते हैं वो कहीं ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये डीएनए का, प्रोटीन का एक ऐसा पार्टिकल होता है जो आपके सिस्टम में जाके, आपके सेल के अंदर जाके प्रवेश करके सेल के अंदर की पूरी कहानी को बदलता है। इसमें हमको ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि जो 2020 का जो वायरस था, जो पहली लहर का वायरस था, वो तो फिर भी बहुत ही भला मानस था। मैं उसको अपने शब्दों में अगर कहूँ तो मैं ऐसे ही कहूँगा, क्योंकि हमारे भारत में उस वक्त जो है, जो उस वायरस ने ज़्यादा उम्र वालों को ही प्रताड़ित किया था। और कुदरती भारत जो है ये युवा देश है, और इसमें 65 साल के ऊपर की आबादी मात्र 5.7% है। बाकी जो देश हैं उनमें 22-23 है, इटली में 23 है, स्पेन में, अमेरिका में कहीं ज़्यादा। तो उस वक्त जो है हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रकोप कम था। विकसित देशों के बजाय हमारे जो देश में थोड़ा प्रकोप कम था पहली लहर में। लेकिन ये दूसरी लहर आई जो है, ये एक तो म्यूटेट हो गया, जो कहीं ज़्यादा हल्का हुआ एरोसोल के रूप में। मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि अगर पहला 2 गज वार करता था, 2 गज वार करता था पहला वायरस, तो ये 200 गज वार करने वाला वायरस है। पहले वायरस से इसने अपने आप को म्यूटेट किया, अपने आप को परिवर्तन किया, और इसकी मारक क्षमता सीधी फेफड़ों पे हुई, सीधी फेफड़ों पे हुई। और इतनी ज़बरदस्त हमने देखा, अपनी आंखों के सामने देखा कि कोई सुबह पेशेंट आता है, हल्की सी खांसी है उसको, उसका जो पल्स ऑक्सीमीटर में जो उसका ऑक्सीजन लेवल है वो 94-95 चल रहा है, शाम तक आते आते 90 हो गया, अगले दिन सुबह 80-85 हो गया। उसका सीटी कराया तो सीटी का स्कोर सुबह आया 6/25, अगले दिन सुबह आ गया 18/25, शाम को 23/25, और 2 दिन बाद हमने पेशेंट खो दिया। ये हमारे लिए इतना बड़ा आश्चर्यजनक था कि हम करें तो क्या करें उसको। बिल्कुल सर। उसको किसी भी तरीके से उसके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जो स्टेरॉइड की दवाइयाँ देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, और बीच में ये जो दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, रेमडेसिविर ने कन्फ्यूजन किया और तमाम सब चीज़ें हुई, लेकिन फेफड़े चूंकि इफेक्ट हो गए, फेफड़ों में बदलाव आ गए, तो ये एक ऐसा परिवर्तन था जिसने बहुत लंबा समय लिया। क्योंकि फेफड़े जो है प्राणवायु को हमारे रक्त में डालते हैं। जब फेफड़े ही खराब हो जाएंगे, फेफड़ों में पारदर्शिता नहीं रहेगी, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, तो इस कारण जो है ऐसे मरीजों को बहुत लंबे समय तक अस्पताल में रुकना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, आम दिनों में अगर कोई कोविड पेशेंट नहीं है, कोई कोविड पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि अपने हार्ट को किसी तरीके से वो हेल्दी रखे, स्वस्थ रखे, उसके लिए वो आम दिनों में क्या करे, किस तरीके की एक्सरसाइज करे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कितना ज़्यादा वो इम्प्रूव करे, और क्या चीज़ें वो करे ताकि उसको ये फ़ायदा पहुँचे? मैं बहुत ही निश्चित रूप से ये बात मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा जी कि हम भारतीय सनातन स्वास्थ्य चिंतन को पढ़ें। हम जिस देश में रहते हैं वो देश तो वैसे विश्वगुरु है आध्यात्मिकता में, तो अगर हम अपने ऋषि मुनियों द्वारा बनाए हुए उन सब मापदंडों को पालन करते हैं और एक अच्छा जीवन जीने की जो मुहिम है वो चालू करते हैं, जो हमारा आयुर्वेद है वो भी यही कहता है, जो योग है वो भी यही कहता है। योग में केवल आसन नहीं होते, योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये पूरा एक कुंजी है अच्छा जीवन जीने की। तो मेरा तो ये मानना है कि हाँ, एक बेहतरीन जीवन हमको जीना चाहिए। हमको सुबह उठने का समय हमारा निश्चित होना चाहिए, और अक्सर ये सूर्योदय से पहले होना चाहिए। उसके बाद हम उठने के बाद में, फ्रेश होने के बाद में, बाहर की जो प्रकृति है, क्योंकि रात भर वातावरण में कोई हलचल नहीं हुई है, तो बट नेचुरल है कि सुबह जो है वातावरण में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कहीं ज़्यादा है और प्रदूषण नहीं है। तो ऐसे वातावरण में हमको विचरण करना चाहिए, सैर करनी चाहिए, लाइट एक्टिविटी करना चाहिए, और हर उम्र के अनुसार थोड़ा बहुत बदलाव होता है। जो यंग पॉपुलेशन है 25 साल, फिर 25 से 40 और 40 के ऊपर, इन सब के जो है एक्सरसाइज के लेवल्स अलग होना चाहिए।
बट बेस्ट जो है वो ये है कि हम 45 मिनट वॉक करें। अगर किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई हार्ट का पेशेंट नहीं है, तो वो ब्रिस्क वॉक कर सकता है। लेकिन अगर हम हार्ट के पेशेंट हैं, हम अगर हाइपरटेंशन है हमको, तो हमें जो है बिल्कुल ज़बरदस्ती बहुत तेज़ वॉक नहीं करना चाहिए। 45 से 50 मिनट लगभग 4-4.5 किलोमीटर की वॉक करें। वॉक करने के बाद एक जगह आराम से बैठ के आप प्राणायाम करें। प्राणायाम के साथ साथ में आप छोटे मोटे योगा कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार अपने आप में एक पूर्ण योगाभ्यास है, जिसमें 12-13 आसन होते हैं। तो एक सूर्य नमस्कार कर लिया जाए, प्राणायाम कर लिया जाए, 5-7 मिनट ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यान की विधि को लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ ध्यान लगाना है, यहाँ ध्यान लगाना है। तो बड़ा सिंपल चीज़ें हैं। ध्यान का मतलब होता है कि डी कंसंट्रेशन। आप आंखें बंद करके केवल और केवल शांत मुद्रा में बैठें, अपना ध्यान जो है केवल श्वास परिक्रिया पे लगाएं और कोई जगह पे विचारों की कोई रोक नहीं है। आप अपने विचारों को पढ़ने की कोशिश करें, बड़ी शांति मिलती है। मेडिकल साइंस भी इस चीज़ को प्रूव कर चुकी है कि जैसे जैसे हम जो है हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का जो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक सिस्टम है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे प्राणायाम से, योग से। ये सब सिद्ध हुई बातें हैं, बिल्कुल सिद्ध हुई बातें हैं। तो अच्छा जीवन जीने के लिए अब कम से कम हमको ये काम ज़रूर करना चाहिए कि हम जो है अपने लिए 1 घंटा तो हम खर्च करें अपने लिए। बिल्कुल, अपने लिए थोड़ा सा हम स्वार्थी बन जाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सर, ये एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि मानसिक तौर पर इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा टूटे हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुए हैं, क्योंकि हमारे आसपास ऐसी बहुत सी खबरें आई जो नकारात्मक रहीं, जो नेगेटिव खबरें रहीं, और यही वजह है कि मानसिक रूप से भी कमज़ोर हम लोग हुए, और शायद यही वजह है कि वायरस को अटैक करने का मौका बड़ी आसानी से मिल गया। तो मानसिक तौर पर खुद को मजबूत रखने के लिए भी क्या यही जो आपने जो सारी चीज़ें बताई, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो बताई आपने, योगासन बताए, वो ज़रूरी हैं, या खान पान में भी कुछ चीज़ों को हम शामिल करके अपने मानसिक मजबूती मिल सकती है आपको? उसमें क्या हम शामिल करें? मैं इसमें आपको बड़ा स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि इन 40 दिनों के अंदर हमने बहुतों को खोया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हेलो जी सर, आवाज़ मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हुई है। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट आवाज़ आ रही है सर आपकी। तो बता दें कि जो कोरोना वायरस के इस बार के गंभीर लक्षण है, उसमें शरीर में दर्द होना भी एक लक्षण आम है। इसके अलावा सिर दर्द की भी शिकायतें आती हैं, आंखों का लाल होना, शरीर में कमज़ोरी आना, ये सारे लक्षण हैं। और चूँकि हार्ट स्पेशलिस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं कि आप खुद को कैसे मजबूत रख सकते हैं। और आम दिनों में अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ठीक रहती है, डेली आप एक एक्टिविटीज़ कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आप वॉक कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी है आपके दिल को मजबूत बनाने के लिए। ये सब कुछ होता है। लेकिन अगर आप ठीक होकर आए हैं और आप अभी हाल ही में नेगेटिव हुए हैं, तो बहुत जल्दी आप उन एक्टिविटीज़ को करना ना शुरू कर दें जो नॉर्मल लाइफ में आप कर रहे थे। यानी कि आपको नॉर्मल होने में थोड़ा सा वक्त अभी लगेगा। तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा वक्त है, इसलिए आप रेस्ट ज़्यादा करें और धीरे धीरे काम को अपने बढ़ाइए, क्योंकि शुरुआत में ही आपको पता नहीं लगता है कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, पूरी तरीके से हेल्दी हैं या फिर नहीं हैं। यही वजह है कि करीब 1-1.5 महीने का वक्त और लगता है आपको नॉर्मल होने में, ठीक होने में। इसलिए अगर आप हाल में ही ठीक होकर घर लौटे हैं, हॉस्पिटल से वापसी हुई है आपकी, तो आप जो फिजिकल एक्टिविटी है अचानक बहुत ज़्यादा न करने लगिए, बल्कि धीरे धीरे आप एक रिदम में आइए और उसके बाद इस एक्टिविटीज़ को बढ़ाते रहिए। क्योंकि इस बार खबरें, बहुत बुरी खबरें आई, और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप खुद का ख्याल रखें। क्योंकि अगर आप खुद का ख्याल रखते हैं तो आपके आसपास की जो आपकी फैमिली है, आपका जो समाज है, आप उसका भी ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि कोरोना प्रोटोकॉल का अभी भी आपको पालन करते रहना है। भले ही आप वैक्सीनेटेड हो गए हों, भले ही आपने वैक्सीन लगवा ली हों, लेकिन आपको प्रोटोकॉल का पालन करते रहना है। इसके अलावा बता दें कि हार्ट चेकअप आप तब करवाइए जब आपको कोई दर्द महसूस हो रहा हो, वजन अचानक तेजी से बढ़ने लगे, सांस लेने में कठिनाई होने लगे। ये सारी समस्याएं जैसे ही आपको मिलने लगे, उसके बाद आप हार्ट अपना चेकअप करा सकते हैं। और डॉक्टर साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर राजेश जी। सर, अपनी बात पूरी कीजिए। थोड़ा तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज़ आ नहीं सकी थी। जी 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 जी
मैं आपने जो सवाल पूछा था जी वो ये था कि मानसिक रूप से हमको ठीक होने के बाद भी जो है कैसे रहना है, और अभी फिलहाल पोस्ट कोविड पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा एक दहशत बनी हुई है। तो मैं ये बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि इन 40 दिनों की सुनामी में बहुतों ने बहुतों को खोया है, हमने अपनों को खोया है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिचित हमारा ज़रूर गया है। और जिस तरीके से जो ऑक्सीजन को लेके परेशानी आई, बिस्तरों को लेके परेशानी आई, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है जिस हिसाब से बना था, इस तरह की एपिडेमिक के लिए हम लोग अभी भी थोड़े से सक्षम नहीं हैं। उसको बहुत तेज़ी के साथ उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन हाँ, ऐसी अनिश्चितता जब भी होती है, ऐसी अनसर्टिनिटी जब भी होती है और ऐसा भयावह वातावरण बनता है, बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि अस्पताल में मरीज़ ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं कि साहब हम ठीक तो हो जाएंगे ना। मतलब वो बिल्कुल ठीक हैं, कोविड है उनको, लेकिन फेफड़े उनके संक्रमण है। लेकिन इसमें एक और चीज़ हमने देखी कि इतने खराब फेफड़े होने के बाद भी उनकी चेतनता में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। अन्य बीमारियों में क्या होता है कि पेशेंट को कहीं इंजरी होती है, हेड इंजरी होती है, कुछ भी बीमारी होती है तो पेशेंट की अर्धमूर्छित अवस्था में चला जाता है। यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली कि पेशेंट आखिरी समय तक भी उसको चेतनता थी काफ़ी, वो सवाल पूछता था काफ़ी, और उसके साथ में उसके घर वाले जो हैं, जो एक इस तरह का वातावरण ये निर्मित हुआ है। बिल्कुल आपका कहना सही है कि मानसिक रूप से अभी भी हम लोग निकल नहीं पाए, लेकिन अब निकलना तो होगा हमको। और उसके लिए सबसे बेहतरी चीज़ है कि मानसिक रूप से निकलने के लिए हमको अपनी मानसिक एक्सरसाइज ही करनी पड़ेगी। हमको एक ऐसे सकारात्मक वातावरण में रहना पड़ेगा, ऐसे सकारात्मक लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। वो परिवार जो है पूरा का पूरा जो है आपस में एक दूसरे के साथ में अच्छी बातें करें, एक मोटिवेशनल चीज़ों के साथ में जुड़ें, अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी मूवी देख सकते हैं बैठ के। खास करके व्हाट्सएप में जो दुनिया भर की चीज़ें आती हैं उससे थोड़ा अपने आप को दूर रखें, अच्छा साहित्य पढ़ सकते हैं। म्यूज़िक में अपने आप को, अपनी हॉबीज़ जो हैं आपकी, अपनी हॉबीज़ में अपना ध्यान लगाइए। दोस्तों के साथ भी बात करें तो कुछ ऐसी एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ बात करें। और लेकिन अभी भी हमको जो है अभी कम से कम और कई महीनों तक हमको जो है अभी कोविड से ये मान के चलना है कि ये तीसरी लहर जो है हमारा इंतज़ार कर रही है। बिल्कुल। और हम किस तरह से इस पे हमको विजय पानी है, हमको फिर से शिकार नहीं होना इस चीज़ का। अभी भी जो है मास्क जो है, जब भीड़ भाड़ में जाते हैं, जब भीड़ में जाएं तो मास्क लगाएं, ठीक है। अभी भी जो CDC और ICMR और WHO ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं, तो उनको जो है आप भली भांति सोचें। वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं, लेकिन असली जो कवच है सुरक्षा वो वैक्सीनेशन भी है। आपकी अच्छी सेहत है, अच्छी मानसिकता, अच्छी इम्यूनिटी। आपका माइंडसेट कमज़ोर होगा, आपकी ऋणात्मकता आएगी, हार्मोन्स नेगेटिव होते हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर होती हैं, बीमारियां जो है जल्दी धावा देती हैं। तो ये हमको मान के चलना पड़ेगा कि अच्छी मानसिकता के लिए अपना वातावरण, आपके आसपास का वातावरण है वो सकारात्मक हो, हैप्पीनेस रखें, खुश रहें। और अगर कहीं किसी भी तरीके से आपका जो है शरीर इम्यून है, ठीक है, तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई आपको परेशानी वायरस से कम जो है इस तरह की कोई भी बीमारी से परेशानी आए। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक चीज़ और, खान पान में किन चीज़ों को शामिल करें कि इम्यून सिस्टम आपका ठीक रहे, आपका हार्ट ठीक रहे, ताकि अगर कभी आप कोविड पॉजिटिव होते भी हैं तो आप आसानी से उस पर विजय आपको हासिल हो? देखिए, खान पान का संबंध बहुत ज़्यादा है हमारे शरीर की अंदरूनी संरचना से, जी, ठीक है। लेकिन मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ऐसा कोई भी भोजन जो आपको कलिष्ठ भोजन है, जिसमें फैट ज़्यादा है, खास करके 40 साल की उम्र के लिए, जिसमें भी फैट ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, फ्राइड चीज़ें हैं, तेलीय चीज़ें हैं, नहीं खानी चाहिए। हमें हरी सब्जियों का उपयोग हर भोजन में करना चाहिए। हर भोजन में हरी सब्जियों का उपयोग करें। प्रोटीन का खास करके, प्रोटीन कई चीज़ों में मिलता है, जैसे दाल में प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन में प्रोटीन मिलता है, और मखाने होते हैं, सफ़ेद वाले मखाने देखा होगा आपने, जो कमल के रूट में मिलते हैं, वो बहुत ही उपयोगी है। उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। उसका सेवन हमको ज़रूर करना चाहिए। दिन में एक बार कभी भी चाय के साथ में थोड़ा सा ले सकते हैं उसको लेके। फलों का सेवन ज़रूर करना चाहिए हमको। बासी खाना नहीं खाना चाहिए। ये जो फास्ट फूड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे थोड़ा परहेज़ करना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हों, अच्छे विटामिन्स हों, फल हों, हरी सब्जियां हों, जी, ठीक है। और तेलीय पदार्थ जो है वो कम से कम होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ना हो। इन बातों का विशेष रूप से जो है आपको निषेध करना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं आंवले के रूप में कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत से लोगों को फ़ायदा आज मिला। आपसे बातचीत करके बहुत सी जानकारी मुझे भी हासिल हुई,
और दर्शकों को भी मिला। तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि कोरोना को अगर शिकस्त देनी है, कोरोना को अगर हराना है, तो इसमें आपको कोविड जो प्रोटोकॉल हैं, जो कोरोना प्रोटोकॉल हैं, उनका पालन करते रहना होगा, नियमों का पालन करते रहना होगा और वैक्सीनेशन जरूर करवाना होगा। वैक्सीनेट रहेंगे, वही कवच है जो आपको कोरोना से बचाएगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।